अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एमजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट विद एमजी 23। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को पहले ओडीआई मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है और हसन नवाज क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है ऑन डेब्यू। ज़बरदस्त नॉक यार, अनबिलीवेबल। कहते हैं ना भाई, मज़ा आ गया देख के यार। पैसा वसूल और भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस बॉय की। ये बंदा T20 में भी डिलीवर कर रहा है। अब इस बंदे ने डेब्यू पे एक ज़बरदस्त 50 लगाया और पाकिस्तान को मैच भी जितवाया नॉट आउट आके यार। ज़बरदस्त है, मैच को फिनिश करके आया अगला। और यही चाहिए हमें कि भाई एक ऐसा प्लेयर मिले हमें जो मैच को फिनिश करके आए। वो नहीं तो कि कश्ती को बीच समुंदर में छोड़ के आने वाली कहानी समझ में नहीं आती, लेकिन इसने पूरा मैच को फिनिश किया। और हुसैन तलत के साथ जो ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई 104 रन्स की, वो कहीं न कहीं जो है ना कि वो पार्टनरशिप कहीं न कहीं बहुत बड़ा गेम चेंजर था इस पूरी पाकिस्तान के रन चेज़ में। और दोनों की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, स्पेशली हुसैन तलत की, जिससे ज़्यादा कुछ उम्मीदें और तवक्कुआत तो नहीं थी। क्योंकि पहली बात तो वो प्लेइंग 11 में थे और बहुत से लोगों को था कि ये प्लेइंग 11 में कर क्या रहे हैं। क्योंकि काफ़ी अर्से से वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, काफ़ी अर्से से वो टीम में भी जो है वो नहीं मतलब उनकी जगह नहीं बन रही थी। लेकिन अचानक से उनको एक मौका मिला और वो आते ही साथ ही उन्होंने 41 की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हसन नवाज़ के साथ। और वो 104 रन्स की जो पार्टनरशिप लगाई, विनिंग पार्टनरशिप लगाई, जिसने पाकिस्तान को कहते हैं ना कि मैच जितवाया। तो बहुत मुबारक हो हुसैन तलत को, हसन नवाज़ को और पाकिस्तान को कि जिन्होंने ये मैच 5 विकेटों से जीत लिया है। मैच में बात करने के लिए बहुत कुछ है। कैटेगोरिकली बात करेंगे तो बात बन जाएगी। मैच काफ़ी क्योंकि 50 ओवर्स मैच था, उसमें बहुत कुछ बातें हैं जो हाईलाइट करनी चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन। जैसे पाकिस्तान टीम ने सिलेक्शन की थी इस मैच में, उस पे क्वेश्चन मार्क बनेगा। क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है अपनी फुल पोटेंशियल 11 के साथ नहीं गया था इसमें। बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स पर रिलाई कर रहा है फिर पाकिस्तान। और कहते हैं ना कहीं स्पेशलिस्ट बॉलर पाकिस्तान के हमें लाइनअप में कितना कम नज़र आ रहा था। फ़हीम अशरफ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि वो वनडे ओडीआई स्क्वाड में वो क्या कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल भी जगह नहीं बनते नज़र आती। क्योंकि वो 10 ओवर तो नहीं डाल सकते। अगर आप ये सोचें कि अगर ये समझ रहे हैं कि मतलब हम 3 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाएँगे और हम फ़हीम अशरफ से 10 ओवर निकलवाएँगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो 10 ओवर वाले बॉलर नहीं है वनडे वनडे इंटरनेशनल में, और ज़्यादा वैल्यू एड नहीं करते हैं। अगर वो एक आध मैच में कुछ कर लें तो कर लें, लेकिन ऑन द बिगर नोट वो उनका टीम में होना समझ में नहीं आता। और पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग प्रॉपर खिलानी पड़ेगी। अब 3 आप 3 स्पेशलिस्ट बॉलर खिला रहे हैं, 2 पेसर्स हैं, 1 स्पिनर है और बाकी पार्ट टाइमर्स हैं। तो आज तो चलो ठीक है, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, लेकिन अब हर वक़्त ऐसा नहीं होगा और हर वक़्त पार्ट टाइमर्स को मैच जितवा के नहीं देंगे। तो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे पाकिस्तान हसन अली के साथ जा सकता था, या फिर अबरार अहमद के साथ भी जा सकता था 2 स्पिनर लेके, लेकिन हसन अली को टीम में होना चाहिए था। पाकिस्तान को एटलीस्ट 3 पेसर चाहिए थे यहाँ पे। और फ़हीम अशरफ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब या तो फ़हीम अशरफ को खिला दें, या तो हुसैन तलत को खिला दें, या तो मोहम्मद नवाज़ को खिला दें। तीनों में से कोई एक ऑलराउंडर खिलाएँ, क्योंकि अब वैसे ही साइम अयूब और सलमान अली आगा दोनों, जो कि दोनों बॉलिंग एक बैटिंग ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो आप कितने ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, समझ से बिल्कुल बाहर है। और ये अभी तो ठीक है, आज के मैच में तो चलो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान किसी बड़े मैच में फँसेगा तो आपको इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो आई होप कि पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन थोड़ी-सी बेहतर होगी। और फ़हीम अशरफ मेरे ख़्याल से जो है वो उन पे पाकिस्तान की जो है ना मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि उनका ओडीआई स्क्वाड में उनको रखा जाए कि ना रखा जाए। क्योंकि वो शुरू के जिन्होंने पहला ओवर डाला था उससे भी काफ़ी महँगे साबित हुए थे। और फिर आके अगर उनको 3 ओवर ही उनसे निकलवाने हैं, तो फिर इससे बेहतर प्रॉपर बॉलर खिला दें, ज़्यादा बेहतर होगा। मैच की बात करें तो टॉस जीता था पाकिस्तान ने, पहले बॉलिंग का फैसला किया और बिल्कुल सही फैसला था। क्योंकि इस ग्राउंड का ज़रा कुछ ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज़ नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ मैचेस हुए ही नहीं है। ऊपर से कंडीशंस भी ऐसी थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी शुरू में, बारिश भी हुई थी शुरू में। उसके बाद फिर लेटर ऑन ड्यू का कहते हैं कि ड्यू फैक्टर भी था। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि बिल्कुल सही फैसला था। और इसलिए भी सही फैसला था कि आपको मालूम नहीं था कि इस ग्राउंड पे कितना टारगेट आप सेट कर सकते हैं, और मतलब कितना टोटल सेट कर सकते हैं, और कितना टोटल डिफेंड हो सकता है। तो क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पहला मैच खेल रहा था और यहाँ पे वैसे ही कम मैचेस हुए थे, तो बॉलिंग फर्स्ट सही ऑप्शन था और पाकिस्तान ने पहले बॉल किया। शुरू में नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने ओपन किया था स्पेल। शाहीन अफरीदी ने पहली ओवर विकेट ले ली थी, लेकिन कहते हैं ना कि नसीम शाह बहुत बिलो एवरेज नज़र आ रहे थे। अफरीदी भी पेस के मामले में बहुत बिलो एवरेज नज़र आ रहे थे, लेकिन ठीक है, उन्होंने आखिर में विकेट्स ले ली थी। लेकिन नसीम शाह पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उनकी फिटनेस के वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्योंकि वो एक तो इतने अरसे बाद क्रिकेट खेल रहे हैं।
ठीक है ना? पाकिस्तान के साथ भी नहीं है, उनको इतना टाइम मिला अपनी फ़िटनेस पे काम करने का, लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी फ़िटनेस पे कोई काम नहीं किया। अभी भी जो है उनका कहते हैं फ़िटनेस का इश्यू नज़र आ रहा है और ये पाकिस्तान को हर्ट करेगा, सीधी-सी बात है। और नसीम को अपनी फ़िटनेस पे काम करना पड़ेगा, उनका पेस भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है बॉलिंग के अंदर। 129, 130, 132 मतलब नसीम साहब ये तवक्का नहीं करते क्योंकि एक वक़्त पे जो बंदा 145 प्लस सिक्स मारता था, अब वो 140 भी हार्डली टच कर रहा है। तो बहुत से सवाल हैं उनकी फ़िटनेस के ऊपर, ख़ास तौर पे फ़ील्डिंग में भी जो है वो बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज नज़र आए, ठीक है ना? उनसे सीधी-सीधी बॉलिंग मिस हो रही थी, तो नसीम शाह पे क्वेश्चन मार्क रहेगा और देखते हैं क्या होता है, लेकिन नसीम को अपनी फ़िटनेस पे काम करना चाहिए। शाहीन ने बॉलिंग अच्छी की जो बात है पिटाई तो सबकी हुई है लेकिन आखिर में उन्होंने 3 विकेटें ले ली थी स्पेल में आके तो उन्होंने भी समझ लें कि 8 ओवर में 55 रन देके 4 विकेट्स ली एक एक सॉरी 51 रन्स देके 4 विकेटें ली हैं और जबकि नसीम ने जो है वो 3 विकेट्स ली 55 रन्स देके 8 ओवर में तो दोनों कहीं न कहीं थोड़े बहुत एक्सपेंसिव थे। पार्ट टाइमर्स ने समझ लें कि आपके तकरीबन 30 ओवर निकाले हैं, 20 ओवर निकाले हैं साइम अयूब ने और सलमान अली आगा ने जो दोनों ने 10-10 ओवर का कोटा पूरा किया। साइम अयूब ने जो है वो 10 ओवर करवाए, 48 रन्स देके 1 विकेट ली, जबकि सलमान अली आगा ने 10 ओवर डाल के 44 रन्स देके 1 विकेट ली और ये विकेट ऐसी थी, ये पिच ऐसी थी जहाँ पे स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही थी, जहाँ पे बॉल ग्रिप भी हो रहा था, स्पिन भी हो रहा था, टर्न भी हो रहा था और वहाँ पे जो है वो स्पिनर्स का एक बहुत बड़ा रोल था और शायद इसीलिए पाकिस्तान ने जो है यहाँ पे फुल कोटा करवाया इन दोनों का और अच्छा ही फैसला था। सुफियान मुकीम भी थोड़े से एवरेज नज़र आए। मुझे ऐसा लगा कि सुफियान हकीम जो है वो टी20 वाली बॉलिंग कर रहे थे क्योंकि वो ज़्यादा बॉल को खींच रहे थे, फ्लाइट नहीं कर रहे थे, बॉल को ग्रिप नहीं होने दे रहे थे विकेट के ऊपर जाके जहाँ पे बॉल को ग्रिप करना चाहिए था, वो विकेट ऐसी थी जहाँ हेल्पफुल थी, वहाँ थोड़ा अगर फ्लाइट करते बॉल्स को, थोड़ा पेस पेस इतना डाउन करते तो हो सकता है उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते थे, लेकिन मुझे वो ज़्यादा वो टी20 मोड नज़र आया, वो बॉल को ज़्यादा ही कहते हैं तेज़ फेंक रहे थे, इस ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे बॉल ग्रिप भी हो रहा था, स्पिन भी हो रहा था, तो मेरे ख्याल से सुफियान हकीम थोड़े से एवरेज नज़र आए। हाँ, उनके स्टैट्स इतने बुरे नहीं हैं, उन्होंने 10 ओवर में 52 रन से 1 विकेट ली है, लेकिन वो इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया उनका जो कि एक स्पिनर का होना चाहिए था इस विकेट के ऊपर। लेकिन एनीवेज़ पहला मैच है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अबरार के साथ ही जाना चाहिए ओडीआई फॉर्मेट्स में क्योंकि वो रिलायबल बॉलर है, वो अक्सर ओडीआई फॉर्मेट्स में काफ़ी अर्से खेल भी रहा है और अब क्योंकि वो लॉन्गर फॉर्मेट्स भी खेलता है वो टेस्ट मैचेस भी खेलता है तो उसको ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक एज हासिल है सुफियान हकीम के ऊपर। ये बात नहीं कि सुफियान हकीम बुरा बॉलर है पर एक एज हासिल है उसको। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को फिर भी अबरार अहमद को सेलेक्ट करना चाहिए इस प्लेइंग 11 में, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो सुफियान हकीम की बात करते हैं, सुफियान हकीम को थोड़ी अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा, स्पेशली उनको अपने पेस के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि जिस पेस से वो बॉल करवा रहे हैं एज़ अ स्पिनर, उस पे उनको थोड़ा-सा काम करना चाहिए। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से पहले बैट करते हुए 280 रन लगाए बोर्ड के ऊपर 49 ओवर्स में ऑल आउट हो गई थी टीम उनकी और मतलब स्कोर नहीं रुक रहा था यहाँ पे। सही बताऊँ रन्स आ रहे थे जबकि पिच थोड़ी-सी बहुत ट्रिकी थी थोड़ी-सी यहाँ पे बैट करना शुरू में बहुत आसान था कि जब पेसेस आ रहे थे तो बॉल मिडल हो रहा था। लेकिन जैसे ही जब स्पिनर्स आए तो गेम का पेस स्लो हुआ। रन्स आ रहे थे लेकिन पेस स्लो हो गया था और स्पिनर्स ने कहीं न कहीं कंट्रोल ले लिया था वापस गेम के ऊपर। लेकिन फिर बात सारी है कि पिच इतनी आसान नहीं थी, बैटर्स को थोड़ा टाइम देना पड़ रहा था, पिच में जो था वो बॉल ग्रिप भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, स्पिन भी हो रहा था, तो मुश्किलात आ रही थी और 280 एक अच्छा टोटल नज़र आ रहा था इस पिच के ऊपर। चेज़ करने पे बिल्कुल भी आसान नज़र नहीं आ रहा था इसलिए क्योंकि 280 एक अच्छा टोटल दिख रहा था और पाकिस्तान ने 280 को ज़्यादा ही पड़वा दी वेस्ट इंडीज़ से। पाकिस्तान को इतने नहीं पड़वानी चाहिए थी, वो वजह यही है कि पाकिस्तान जो है जब 3 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाएगा और 1 बॉलर शॉर्ट होगा, तो इतने रन्स तो पड़ने हैं और पाकिस्तान ने अगर ये गलती फिर से की तो पाकिस्तान को फिर से इतना स्कोर पड़ेगा और हर दफ़ा 280, 290 पाकिस्तान के लिए चेज़ करना मुश्किल हो सकता है। हसन नवाज़ जो कि जो कि कहते हैं ना कि भई 14 डेब्यूटेंट है पाकिस्तान के जिन्होंने जो है वो 50 का स्कोर लगाया डेब्यू के ऊपर और 4th डेब्यूटेंट है पाकिस्तान के जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। तो ये 2 एज़ाज़ हसन नवाज़ के नाम रहे। अच्छा लगा देखिए यंगस्टर आए, मैच को जितवाया और मैच फिनिश करके आए। पाकिस्तान जब बैटिंग का जब चेज़ पे आए बात, तो चेज़ पे मुझे ऐसा लगा कि भई साइम अयूब अच्छी बॉल पड़ गई, 5 रन पे आउट हो गए, लेकिन अब्दुल शफीक बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे। अब्दुल शफीक वाक़ई बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे और मैं हमेशा सबको ये बात बोलता हूँ कि मुझे प्लेयर बहुत पर्सनली बहुत पसंद है और मैं इसको बैक करता हूँ। एक तो जेन्युइन ओपनर है, शॉट्स है उसके पास, सारे शॉट्स हैं उसके पास, ड्राइव्स वगैरह हर चीज़ खेलता है, बड़े शॉट्स भी लगाता है और पाकिस्तान को ऐसा ओपनर चाहिए, ऊपर से तेज़ भी खेलता है, 29 रन किए, तेज़ किए, पूरे स्ट्राइक रेट से नहीं किए थे और बाबर आज़म जो कि काफ़ी अर्से बाद कमबैक कर रहे थे और कहीं न कहीं शुरू में अंडर प्रेशर नज़र भी आ रहे थे। 47 रन्स तो उन्होंने की है लेकिन थोड़े से वो परेशान शुरू में थोड़ा-सा वो जो है उनका बॉल मिडल नहीं हो रहा था, वही एजेस-वेजेस निकल रहे थे। लेकिन जब वो सेट होना शुरू हुए तो वो आउट हो गए और वही बात है कि यार स्पिनर्स जो है फिर जो है बाबर आज़म के जो है ना उन पे हावी हो गए और ये अभी से देखते हुए नहीं आ रहा हूँ, ये काफ़ी अर्से देखते हुए आ रहा हूँ कि जब भी स्पिन
स्पिन बॉलर लगता है बाबर के सामने, तो बाबर जो है हमेशा उस पे आउट हो जाते हैं। और बाबर को कहीं न कहीं जो है ना स्पिन अब तंग करना शुरू हो गई है, और ये चीज़ अब टीम्स बड़ी टीम्स ने पकड़ना शुरू भी कर ली है। तो बाबर के लिए ये है कि बाबर को स्पिन जो है ना थोड़ा-सा बेहतर खेलने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे चाहिए उनको स्पिन अच्छा खेलें, क्योंकि स्पिनर्स उनको ट्रबल कर रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो, राइट आर्म हो, खासतौर लेफ्ट आर्म स्पिनर उनको बहुत ट्रबल करते हैं। तो स्पिन पे बाबर फँस रहे हैं, और ये देखिए बड़ा प्लेयर है ना, तो बड़े प्लेयर की कमज़ोरी भी जो है ना हर टीम पकड़ती है, सबसे पहले पकड़ती है। और अगर ये कमज़ोरी पकड़ ली ना बड़ी टीम्स ने, तो बाबर के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो बाबर को तो स्पिन प्लेइंग के ऊपर थोड़ा-सा बहुत काम करना पड़ेगा। कल भी वो आज भी जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं, सॉरी, ठीक है ना, वो बॉल ठीक है, वो बॉल अच्छी थी, फ्लाइटेड बॉल थी, ग्रिप भी हुआ बॉल, लेकिन बाबर को अपनी शॉट सिलेक्शन भी देखनी पड़ेगी स्पिनर्स के ऊपर कि कौन सी शॉट सिलेक्शन उनको रखनी चाहिए। नोइंग कि वो इतने अरसे बाद टीम में वापस खेल रहे हैं, बहुत से लोगों की नज़रें उनके ऊपर है, बहुत से मीडिया अवाम सब देख रही है बाबर को खेलते हुए, क्योंकि एक प्रेशर है उनके ऊपर। अरसे बाद खेल रहे हैं, उनसे उन पे बड़े सवालात उठ रहे हैं, तो बाबर को ऑब्वियसली आसान नहीं है। पहला मैच भी खेल रहे हैं काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान के लिए। तो लेकिन फिर भी यार बाबर बड़ा प्लेयर है, और बाबर सब अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। ये नहीं करते यार कि बाबर जो है वो स्पिनर्स के ऊपर इस तरीके से आउट हो। रिज़वान ने अच्छी इनिंग्स खेली, 53 रन्स की अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन अगर अच्छा ये होता कि मैच फिनिश करके आते। कैप्टन ने मैच फिनिश करके उनको आना चाहिए था, लेकिन वही बात है कि 50 वो आउट हो गए, और फिर वही वाली कश्ती फिर जो है वो समुद्र की फिर छोड़कर आ गए थे। वो तो भला हो नीचे से कि हुसैन तलत और हसन नवाज़ ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और मैच को एक तरफ लगा दिया। लेकिन वही बात है, जब 180 पे 5 आउट थे और सिर्फ 13 ओवर का गेम बाकी रह गया था, तो कहीं न कहीं गेम पाकिस्तान के हाथ से फिर से निकल चुका था। तो वो तो अब ये देखना पड़ेगा कि भई मोहम्मद रिज़वान को देखना पड़ेगा कि भई यार आपको मैच फिनिश भी करना है। अब जब आप 50 लगा लेते हो तो एटलीस्ट मैच फिनिश करके तो आओ ना यार। ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है, और ये आप कैप्टन हो टीम के, तो आपको आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की। आप कितना रिलाय करोगे हसन नवाज़ के ऊपर, हुसैन तलत के ऊपर, ठीक है उन्होंने आज परफ़ॉर्म कर लिया, लेकिन हर मैच में आप अपने ऑलराउंडर्स पे इतना डिपेंड नहीं करते हो। आप खुद स्पेशलिस्ट बैटर हो, आप टीम के कैप्टन हो, आपको ये रोल रखना चाहिए, निभाना चाहिए, और आपको मैच फिनिश करके आना चाहिए। सलमान अली अगर अच्छे पेस पे खेलते हैं, हमेशा हम सबको पता है 23 रन की है, ठीक है, लेकिन अच्छे पेस पे किया है, वो ज़्यादा बॉल्स कंज़्यूम नहीं करते, तो उनका स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा ही होता है, 26 बॉलों पे किया था। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने इसको चेज़ कर लिया, 1 ओवर पहले चेज़ कर लिया, 5 विकेटों से चेज़ कर लिया, लेकिन बहुत से सवालात हैं पाकिस्तान के सेशन के ऊपर, पाकिस्तान की जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस गेम को खेला है, बॉलिंग में खास तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान ने रन्स लीक किए हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर ना होना पाकिस्तान के साथ, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 50 ओवर फॉर्मेट बहुत बड़ा अच्छा खासा लंबा फॉर्मेट होता है, और उसमें आप चाहे T20 में फिर भी चले, आप 2-3 स्पेशल बॉलर खिला के आप काम चला लेते हैं, क्योंकि गेम छोटा है, फॉर्मेट छोटा है। लेकिन जब बड़े फॉर्मेट पे बात आती है, तो आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर होने चाहिए, एटलीस्ट 4 तो होने चाहिए। 5 ना भी हो ठीक है, 4 तो होने चाहिए, और आप फिर भी उसमें भी एक बॉलर शॉट चल लो। और कुछ प्लेयर्स को आपको देखना पड़ेगा कि इनकी ओडीआई में जगह बनती है, नहीं बनती है। फ़हीम अशरफ एक क्वेश्चन मार्क बनेगा, चाहे वो परफ़ॉर्म करे, नहीं करे, आई डोंट नो, लेकिन उनकी ओडीआई में सिलेक्शन समझ में नहीं आती है, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। और मैं अभी से नहीं बोलता हूँ, काफ़ी अर्सा बोलता आ रहा हूँ कि ओडीआई फॉर्मेट में फ़हीम अशरफ समझ में बिल्कुल भी नहीं आते। तो आई गेस पाकिस्तान को इस चीज़ को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की फील्डिंग थोड़ी-सी अच्छी थी, कल कैचिंग पाकिस्तान ने अच्छी की थी, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग में फिर भी थोड़े बहुत पाकिस्तान ने बड़े रन्स दिए हैं। अच्छी भी की है, लेकिन रन्स भी दिए हैं, तो 50-50 थी पाकिस्तान की फील्डिंग। अ, कल मैच में नसीम शाह की फील्डिंग मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। हाँ, उन्होंने एक आध बाउंड्री रोकी, लेकिन वो बड़ी मिसफ़ील्ड कर रहे थे, बड़े स्लगिश नज़र आ रहे थे फील्ड के ऊपर, और नसीम शाह को अपनी फ़िटनेस पे ज़रूर काम करना पड़ेगा, और लेट्स सी अभी सीरीज़ कहाँ जाती है, 1-0 तो पाकिस्तान हो चुका है। और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान 1991 के बाद से अभी तक कोई भी बायलैटरल सीरीज़ नहीं हारा है वेस्ट इंडीज़ से, तो पाकिस्तान को आज हासिल है, और पाकिस्तान ने अभी एक कहते हैं कि एडवांटेज भी है पाकिस्तान को 1-0 का इस मैच जीतने के बाद। तो पाकिस्तान को सीरीज़ जीतनी चाहिए, और मैं तो आपको बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान को एटलीस्ट सीरीज़ 2-1 तो जीतनी चाहिए, लेकिन 3-0 पाकिस्तान की सीरीज़ जीतनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो साइड है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ वो थोड़ी-सी बेहतर है, जबकि वेस्ट इंडीज़ का जो रीसेंट पास्ट में जो हिस्ट्री है, जो रिकॉर्ड है ओडीआई फॉर्मेट्स में, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में मैचेस नहीं हार रही है, लेकिन पाकिस्तान को ऑब्वियसली फेवर दोगे, उनकी टीम की वजह से, उनके पास जो प्लेयर्स हैं उसकी वजह से, और पाकिस्तान को सीरीज़ जीतनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने उस एमजी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।